जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो चीज़ें अभी मैंने आपको मैनुअली करके बताई हैं उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकल बताया है। द सम डिजिट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब आपके दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, लेट से एक जीरो एक वन, तो फिर आपके पास रिजल्ट वन आएगा। द कैरी डिजिट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। ठीक है, सो कैरी डिजिट हमारे पास वन क्या होगा, जब दोनों इनपुट्स हम वन वन देंगे। सो जब व्हेन बोथ इनपुट्स विल बी वन, वन प्लस वन, वन एंड जीरो, सो जीरो नीचे आएगा और वन कैरी के तौर पे नेक्स्ट नंबर के पास एज अ कैरी चला जाएगा। सो कैरी बिट इज सिंपली कैरी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। कैरी बिट कैसे कैलकुलेट होती है, मल्टीप्लीकेशन सिंपली ए मल्टीप्लाई बाय बी। बिल्ड अ लॉजिक टेबल फॉर द सम। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी है, दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट है ए एंड बी। ए वन है, बी भी वन है, ए वन है, बी जीरो है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, टू। सो टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर। तो हमारे पास टोटल फोर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन वन वन का जिसमें ए दोनों इनपुट वन हो, एक कॉम्बिनेशन जिसमें एक वन दूसरा जीरो हो, एक कॉम्बिनेशन जिसमें एक जीरो एक वन हो, एक कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों जीरो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट। इफ वी हैव टू इनपुट्स देन वी हैव टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास थ्री इनपुट होंगे तो टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तीन इनपुट होंगे ए बी एंड सी, तो उसमें आप जीरो, तीनों को जीरो करें, दो को जीरो करें, मतलब पॉसिबल एट पैटर्न बन सकते हैं। अभी हमारे पास दो इनपुट हैं ए एंड बी, सो वी हैव टोटल फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए ए एंड बी के। फिर हमने एक वेरिएबल निकाली नॉट ऑफ बी, यानी कि ये एज एन इन्वर्टर काम कर रहा है। बी की जो वैल्यू होगी उसको इन्वर्ट कर देगा। बी वन है तो बी इन्वर्टर ऑफ बी जीरो, बी जीरो है सो वन, बी वन है सो जीरो एंड बी जीरो है सो वन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे पास इक्वेशन में है वो है ए नॉट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉट ऑफ बी, यानी कि इस वाले पॉसिबल इनपुट को नॉट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ए नॉट ऑफ बी, वन इंटू जीरो जीरो, फिर जब हम वन इंटू वन वन, फिर हमारे पास जीरो एंड वन जीरो, जीरो एंड जीरो जीरो। तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉट बी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नॉट ऑफ बी, यानी कि ए को इन्वर्ट करना है, वन जीरो वन जीरो, जीरो है तो वन एंड जीरो है तो वन। ये ए की तमाम इनपुट्स को इन्वर्ट कर देगा, जहां जीरो है वहां वन कर देगा, जहां वन है वहां जीरो कर देगा। फिर हम क्या कह रहे हैं, नॉट ऑफ ए, जो ये वाला हमने रिजल्ट निकाला है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से। तो वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो। ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब इस वाले सेट को इस वाले सेट से प्लस करेंगे, तो जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, जीरो वन वन एंड जीरो जीरो जीरो। तो ये हमने इस तरीके से ट्रुथ टेबल डिजाइन किया है। ठीक है, एडिंग टू फोर बिट नंबर्स, ये उसी तरीके से हमने बताया कि हम फोर बिट नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। एक नंबर है जीरो वन जीरो वन एंड सेकंड नंबर है जीरो डबल वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे, ये वाला जीरो एंड ये वाला वन, सो जीरो एंड वन विल रिजल्ट वन। सो हमारे पास फिर नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या आया, जीरो एंड वन। ठीक है, जीरो एंड वन, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वन। फिर यहाँ से कैरी गया जीरो, फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वन एंड वन। तो इस तरीके से फुल एडर बेसिकली एक सर्किट के तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं। जो जो चीज हमने प्रैक्टिकली मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाई थी, यही चीज ये लोग फुल एडर से करवा रहे हैं।
ठीक है। मेन मेमोरी सेल्स, मेन मेमोरी सेल, सेल क्या होता है हमारे पास, मेमोरी का यूनिट ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का एक पार्ट है, एक यूनिट है सेल। टिपिकली 8 बिट्स विच इज 1 बाइट। हम मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, जिस तरह हम घरों की प्लॉटिंग होती है इसी तरह यही हमारे पास क्या होता है, इसी तरह हमारे पास मेन मेमोरी की भी इसी तरीके से ब्रेकिंग होती है सेल्स की फॉर्म में। मेमोरी इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स और हर सेल में हमारे पास टिपिकली 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 1 बाइट। जब हम 8 बिट्स को मिला के एक साथ मिलाते हैं तो वो एक बाइट के इक्वल होती है और यूजुअली एक मेमोरी सेल या एक मेमोरी एड्रेस जिसे हम कह रहे हैं वो एक मेमोरी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स विच इज इक्विवेलेंट टू 1 बाइट। We have concept of MSB and LSB, most significant bit and least significant bit. Most significant bit ऐसी bit जो कि हमारे पास left side पे होगी, the bit at the left high order, end of the conceptual row of bits in a memory cell. Least significant bit LSB जो कि right side पे होगी memory cell में. ये representation है हमारे पास। ये हमारे पास 8 बिट्स हैं जो कि मिलके एक बाइट फॉर्म कर रही है, यानी कि ये एक बाइट का इसकी स्टोरेज है। ये मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है यानी कि 8 बिट्स। और जो हाई ऑर्डर एंड ये वाली बिट जो हमारे पास है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो लेफ्ट साइड पे, और जो लोअर ऑर्डर एंड पे दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए हमने इस तरीके से बिट्स को ट्रांसफॉर्म किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो हाई ऑर्डर एंड पे है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और जो लोअर एंड पे दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एड्रेस, हर सेल का जो मेमोरी के हम कह रहे हैं कि सेल है, हर मेमोरी का एक सेल है सो दैट हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी के हम इस वक्त कौन से एड्रेस पर हैं। द नेम्स आर एक्चुअली नंबर्स, और वो जो एड्रेस का है सेल का वो बेसिकली एक नेम है, हर एड्रेस का एक नेम। जैसे हमारे हाउस की प्लॉटिंग हो रही तो हम कह रहे होते हैं 100, फिर 102, अगर 240 स्क्वायर यार्ड का तो 102, 104, इसी तरह 101, 102, 103, 104। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूजली हमारे पास ये क्या है, यूजली हमारे पास एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग हम किस लिए कर रहे होते हैं, मेन मेमोरी की एड्रेसिंग, सो दैट हम सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि इस वक्त हम कौन से सेल पे मौजूद हैं। तो जो नेम्स होते हैं, ये जो एड्रेस है मेमोरी का वो एक्चुअली नंबर्स होते हैं। जिस तरह हम प्लॉटिंग की बात करें 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। These numbers are assigned consecutively starting at 0. फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट सेल है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद एंड सो ऑन। ये नंबर जितने सेल हैं वन बाय वन उन सेल को एड्रेस दिया जाता है सो दैट हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। नंबरिंग द सेल्स इन दिस मैनर एसोसिएट्स एन ऑर्डर विद द मेमोरी सेल्स। जिस तरह सेल की नंबरिंग होती है वो बता रहा होता है कि हमारे पास सेल्स किस ऑर्डर पे मेमोरी में अरेंज है। ठीक है, ये मेमोरी सेल्स हैं। ठीक है, मेमोरी इज कंपोज ऑफ डिफरेंट सेल्स। हम कह रहे हैं सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 एंड सो ऑन। हर सेल जो है एक बाइट का होता है, 1 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बिट्स हैं। अब उस बिट की वैल्यू, हर बिट की वैल्यू 0 1 में से कोई एक हो सकती है, एट अ टाइम कोई एक होगी, या तो 0 या 1। सेल 1, फिर इसी तरह सेल 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह 1 1 बाइट्स के, जैसे कहते हैं ना मेमोरी कितने बाइट की है, तो अगर हम कह रहे हैं कि 1 किलो बाइट्स की है तो इट मीन्स कि ऐसे हमारे पास कितने होंगे, 1000 सेल्स होंगे, क्योंकि एक ही कितना है, ये 1 बाइट का है और किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर हमारे पास इस तरह के 1000 सेल्स हैं तो हम कह रहे हैं कि 1 केबी की मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या यूज होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी इन विच इंडिविजुअल सेल कैन बी इजीली एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का क्या मतलब है, सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। हम किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस को कहीं से भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे सेल 6 पे काम करना है, मुझे इसका एड्रेस पता होगा, तो मैं रैंडमली, इसको जरूरी नहीं है कि मुझे सेल 6 तक पहुंचने के लिए पहले मैं सेल 0 पे जाऊं, फिर 1 पे जाऊं, फिर 2 पे जाऊं, फिर 3। अगर इस तरीके का ऑर्डर है तो दैट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। लेकिन हम रैम की बात कर रहे हैं, रैम क्या है, रैंडम है, रैंडमली हम कहीं से भी कोई भी एड्रेस एक्सेस
कर सकते हैं, तभी रैम हमारे पास फास्ट होती है, बिकॉज इट्स नॉट सीक्वेंशियल ऑर्डर। लेट से अगर मेरे पास 1000 सेल्स हैं और मुझे 1000 सेल को एक्सेस करना है, तो वो 1 2 3 4 1 से लेकर 1000 तक सबको सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस करेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास क्या है, वी कैन एक्सेस एनी सेल रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर, कोई सीक्वेंस फॉलो करना इज नॉट नेसेसरी। डायनेमिक मेमोरी, डी रैम, रैम कंपोज ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है, हमारे पास डायनेमिक है, उसी टाइम जैसी जो हम कंटेंट जिस पे हम करंटली हम काम कर रहे हैं वो सारा रैम पे जाके स्टोर होता है फॉर फास्ट रिट्रीवल। जैसी कंप्यूटर की पावर शट ऑफ होगी, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जैसी कंप्यूटर की पावर ऑफ हुई जितना भी डाटा है वो सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रैम फास्टेस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास हम कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ डाटा जो करंट डाटा है वो स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, मेमोरी की कैपेसिटी हम कैसे मेजर कर रहे होते हैं? ठीक है, किलोबाइट्स के अगर फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हैं, तो 1024 बाइट्स आर इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 10 बाइट्स, इट मींस 1024, जो कि 1 किलोबाइट बनेगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। जब हम 1024 बाइट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो 1 किलो बाइट्स के इक्वल होगी। इसी तरह हम कह रहे हैं, इसको हम केबी भी कह सकते हैं रादर देन किलो बाइट्स। ठीक है, तो हम इसको केबी कह रहे होते हैं, 1 KB 2 KB एंड 3 KB। अगर हम एमबी की बात करें तो 2 की पावर 20, यानी कि इसका और डबल हो जाएगा 10। अगर मैं कह रही हूँ कि मेगाबाइट, तो एमबी इज इक्वल टू 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ये जो हमारे पास 1 किलोबाइट है, जब ये 1024 किलोबाइट्स होंगे तो वो 1 मेगाबाइट होगा। गीगाबाइट क्या होगा? 1 GB। ये मेमोरी की एड्रेसिंग इस तरीके से हो रही होती है, हम कहते हैं ना रैम बढ़ा लें, रैम का साइज बढ़ा लें, तो यूजुअली हम इस तरीके से बढ़ा रहे होते हैं। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि 1 MB है। अगर हमारे पास 1000 मेगाबाइट्स होंगी तो वो 1 GB के इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह गीगाबाइट के बाद हमारे पास टेराबाइट, पीटाबाइट एंड एक्साबाइट, और मेमोरी का साइज बढ़ता चला जा रहा है ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा और फास्ट रिट्रीवल परफॉर्म हो सके। तो ये हमारे पास टेराबाइट है, मींस के जब 1024 GB होगा तो फिर वो 1 टेराबाइट टीबी के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह मेरे पास जब 1024 टेराबाइट्स होगा तो वो पीटाबाइट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास पीटाबाइट किसके इक्विवेलेंट होगा? 1024 टेराबाइट्स। इसी तरह 1024 पेटाबाइट होंगे तो ये एक्साबाइट के इक्विवेलेंट होगा, मींस 2 की पावर 60। तो 2 की पावर आप 60 निकाल लें, इतनी बाइट्स मेमोरी में स्टोर हो सकती हैं। मतलब इसके डबल का भी डबल, 1073741824 के डबल का भी डबल, 102 की पावर 10 बाइट्स 1024 बाइट्स, 2 की पावर 20 1048576 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मेमोरी में इंडेक्सिंग एड्रेसिंग इस तरीके से होती है। जितनी ज्यादा आपके पास बाइट्स होंगी उतनी ज्यादा मेमोरी में स्पेस होगी, उतना ज्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सारी कहानी थी रैम की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मास स्टोरेज। मास स्टोरेज मींस ऑफलाइन, जिसे हम कह रहे हैं। रैम को तो हम कह सकते हैं ऑनलाइन। रैम की एग्जांपल ऐसे है जैसे ऑनलाइन मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई गेम प्ले कर रही हूँ ऑनलाइन, जैसी कंप्यूटर की पावर शट डाउन हुई, मैं जब दोबारा से रीस्टार्ट करूंगी वो सारा डाटा लॉस हो जाएगा मेरे पास। दैट इज ऑनलाइन। ऑनलाइन यही होता है ना, जो चीज नेट चल रही है, जब तक नेट चल रहा है जब तक आप एक्सेस कर सकते हैं, नेट नहीं चल रहा
आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मास स्टोरेज इज योर हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम परमानेंट स्टोरेज कह रहे हैं। वाइल रैम इज टेम्पररी स्टोरेज, रैम पे डाटा टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है जब तक उसको पावर मिल रही होती है। जैसी पावर सप्लाई जो है वो आपके पास ऑफ होगी, आपके पास रैम का सारा कंटेंट लॉस हो जाएगा। जबकि मास स्टोरेज योर हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जहां पे डाटा परमानेंटली बेसिस पे स्टोर हो रहा होता है, सो दैट आप बाद में उसको रिट्रीव कर सकें। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। वाइल रैम इज ऑनलाइन एंड हार्ड ड्राइव या मास स्टोरेज इज ऑफलाइन। आपका जो है कंप्यूटर की पावर टर्न ऑफ भी हो जाए तो जो डाटा है वो सेव रहेगा। आप पावर ऑफ करने के बाद जहां से ऑन करेंगे तो जो अपडेटेड वर्जन होगा वही आपको मिलेगा। टिपिकली लार्जर देन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का साइज छोटा होता है यूजली, और आपके पास मास स्टोरेज का साइज बड़ा होता है। लार्जर साइज होता है क्योंकि उसमें आपने परमानेंटली डाटा स्टोर करना होता है, बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है, तो उसको साइज हम हार्ड ड्राइव का बड़ा रखते हैं। टिपिकली लेस वॉलेटाइल देन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी तो आपकी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब ये कि जैसे ही इसको पावर सप्लाई एंड हुई जितना भी डाटा है सब लॉस हो जाएगा। जबकि मास स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। मास स्टोरेज में मींस आपके हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क में डाटा परमानेंटली बेसिस पे स्टोर रहता है जब तक आप खुद से जाके उसको डिलीट ना करें। एंड टिपिकली स्लोअर देन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से बड़ी होती है साइज में लेकिन स्लो होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी का मतलब है कि मेन मेमोरी का साइज छोटा है लेकिन आपके पास मास स्टोरेज का साइज बड़ा है। अब जब साइज बड़ा है तो कंटेंट ज्यादा है, तो जब सर्चिंग करनी होगी, रिट्रीवल करनी होगी, तो उसका प्रोसेसर स्लो होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसी एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 बुक्स में से मुझे एक बुक फाइंड आउट करके दें या 10,000 बुक से मुझे फाइंड आउट करके दें, तो कौन सी चीज पहले हो जाएगी और कौन सी चीज बाद में होगी? जहां डाटा कम है वहां पे सर्चिंग आसान होगी, जहां डाटा ज्यादा है वहां पे सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब मास स्टोरेज, अब मास स्टोरेज जो हम कह रहे हैं वहां पे हमारा डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक बुक निकालनी है, आपने सर्च करके देनी है, 10 बुक में से निकाल के दें और 10,000 बुक में से निकाल के दें, तो दोनों का टाइम सेम होगा? 10,000 बुक में से बुक्स को फाइंड आउट करना और 10 बुक्स को सर्च करना एक बराबर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैं वो वाली सर्चिंग नहीं कह रही कि आप पूरी से सर्च करें, मैं मैनुअली सर्च की बात कर रही हूँ। वैसे भी जब डेटाबेस पे भी डाटा ज्यादा होता है तो तब भी सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगता है। आपके मोबाइल में भी स्टोरेज अगर ज्यादा हो जाए तो फिर आपका मोबाइल भी स्लो हो जाता है। अच्छा, अब मास स्टोरेज, जब हम हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं, हम मास स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें डाटा हम कहाँ कहाँ किस फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं? वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मास स्टोरेज। वी हैव मैग्नेटिक सिस्टम्स, ऑप्टिकल सिस्टम्स एंड फ्लैश ड्राइव्स। मैग्नेटिक सिस्टम आपकी डिस्क या टेप हो सकता है जिसमें आप परमानेंटली डाटा स्टोर कर रहे हैं। ऑप्टिकल सिस्टम्स में आपकी सीडी और डीवीडीज होती हैं, और फ्लैश ड्राइव में आपके पास यूएसबी रिमूवेबल डिस्क स्पेस। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास क्या होती है? A magnetic disk primarily consists of a rotating magnetic surface and a mechanical arm that moves over it. ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेटिक सरफेस होती है और एक मैकेनिकल आर्म होता है जो उसके ऊपर मूव कर रहा होता है और सारा डाटा रीड और राइट कर रहा होता है। द मैकेनिकल आर्म इज यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू द डिस्क। वो जो मैकेनिकल आर्म है उसके थ्रू आप डाटा डिस्क पे राइट करवा रहे होते हैं या डाटा डिस्क से रीड कर रहे होते हैं। The data on a magnetic disk is read and written using a magnetization process. Magnetization का एक प्रोसेस यूज होता है जिसके थ्रू सारा डाटा जो है वो उस डिस्क में या तो राइट आउट किया जाता है या डिस्क से रीड किया जाता है। Data is organized on the disk in the form of tracks and sectors. जो हम डिस्क की बात कर रहे होते हैं, जो जो जिसको हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क कह रहे हैं,
वहां पे डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, आपकी डिस्क जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है. Where tracks are the circular divisions of the disk, tracks are further divided into sectors. ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ी सी एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ. लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एक डिस्क है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एक डिस्क है. तो इसके अंदर जो हम फर्दर सर्कुलर मूवमेंट्स बनाएंगे दैट वुड बी ट्रैक्स. ठीक है, ये जो डिस्क है हमें तो ये इस तरीके से नजर आती है, फिर हम इस डिस्क को फर्दर ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं. फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन होगी हमारे पास. ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक बन गया. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रैक बन गया. फिर हम फर्दर इसी एक डिस्क को फर्दर डिवाइड करेंगे एक और ट्रैक में. ठीक है, ये हमने एक और ट्रैक बन गया. ये डिस्क में यूजली इस तरीके से ट्रैकिंग होती है, ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं. अब इन ट्रैक्स को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे. फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे हम, सेक्टर्स में. इस एक ट्रैक को मैंने सेक्टर पे डिवाइड कर दिया, तो ये एक सेक्टर बन गया. सो डेट जितना डाटा हमें स्टोर करना है उस डाटा की कैपेसिटी के हमारे पास ये डिफरेंट, ये देखें सेक्टर्स बन गए. सो दैट हमारे पास स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर हो और फ्री स्पेस जो है हमारे पास स्पेस ज़ाया ना हो. तो ये हमने डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर डिस्क में सेक्टर्स बन रहे होते हैं इस तरीके से. और एक मैकेनिकल आर्म ओवर द डिस्क यूज हो रहा होता है. वो जो भी डाटा रीड एंड राइट करना होता है वो इन एम्प्टी सेक्टर्स में रीड होता है और फिर वहीं से फिर राइट होता है. और अगर आपने रीड करना हो तो फिर वो फिल इन हुए हुए सेक्टर से वो रीड करके आपको डाटा रिट्रीव करके दिखा रहा होता है. All read and write operations on the magnetic disk are performed on the sectors. जो भी read और write operation perform होगा वो उन particular sectors में होगा जो हमने tracks को further divide किया है. ये magnetic disk का हमारे पास concept है. ठीक है, ये हमारे पास magnetic disk है. ठीक है, ये मैकेनिकल आर्म है और यहाँ पे डिस्क मोशन है. ठीक है, आपकी डिस्क जो है ये मूव होगी और जो भी डेटा होगा वो मैकेनिकल आर्म के थ्रू डिस्क पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आपकी डिस्क. ठीक है, ट्रैक्स डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. ये आपके पास डिफरेंट ट्रैक्स हैं और ये ट्रैक जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं सो दैट आप डेटा को इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्टोर कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप अगर आपको याद हो पहले जो टेप रिकॉर्डर में टेप चलती थी जिसमें डाटा रील की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता था. वो जो रील होती थी एक ब्लैक कलर की उसमें डाटा स्टोर होता था. मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज इज अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक टेप यूजिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग.
मॉडर्न मैग्नेटिक टेप इज मोस्ट कॉमनली पैकेज इन कार्टिजेस एंड कैसेट्स। हमारे पास जो मॉडर्न मैग्नेटिक टेप यूज हो रही है वो पैकेज होती है किसमें, कार्टिजेस, उसमें कार्टिज यूज होता है, और कैसेट्स वगैरह। कहते हैं ना कार्टिज खत्म हो गया तो उस पर फिर नया कार्टिज डलता है, वो एक जो रीलिंग पैकेज होता है जिसमें सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप कैसे काम कर रही है, लाइक ये हमारे पास टेप की रील है और ये जो है फॉर चलती है, और टेप मोशन, टेप मोशन क्या है यहाँ पे, ये जैसे आपकी जो है वो कैसे रीड होती है, घूम रही होती है सर्कुलर रोटेशन में, और यहाँ पे आपके पास एक हेडर होता है, वो हेडर क्या कर रहा होता है, वो रीड और राइट कर रहा होता है आपकी उस व्हील पे। ये आपकी कैसेट है, कैसेट की ये रील है, वो कार्टिज है जिसपे डाटा स्टोर होगा, वो जैसे जैसे सर्कुलर रोटेशन में मूव होगा, ये हेडर उसी पे रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से डिस्क जो है वो सेक्टर्स, ट्रैक्स और फिर सेक्टर्स में ब्रेक हुई होती है। डिस्क आपके पास मोशन के फॉर्म में, जैसे सर्कुलर मोशन होगा आपकी डिस्क रोटेट होगी, और मैकेनिकल आर्म के थ्रू डाटा रीड एंड राइट हो रहा होता है आपके सेक्टर्स पे। सीडीज एंड डीवीडीज, ऑप्टिकल ड्राइव में हमारे पास क्या आता है, सीडीज एंड डीवीडीज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव मटेरियल कवर्ड विद क्लियर प्रोटेक्टिव कोटिंग, अंदर हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है जिसको हम आउटर लेयर से जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उससे प्रोटेक्ट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग बाय क्रिएटेड वेरिएशन इन दिस रिफ्लेक्टिव सरफेस, वो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उस पे जो है वो आपके पास बीम ऑफ लाइट पास होती है, लेजर बीम, जो कि वो उस पे जो है वो डाटा रीड कर रही होती है आपकी सीडीज पे। हाई पावर्ड लेजर बीम्स टू क्रिएटेड पिट्स, पिट्स हमारे पास क्या है, pitted area is interpreted as a 0, स्मूथ अनपिटेड एरिया इज 1, मीन्स कि आपने जो है वो डाटा राइट डाउन कर चुके हैं, दैट इज पिटेड डाटा, उस पर डाटा पिट हो गया है तो वो हमारे पास क्या है 1, एंड पिटेड एरिया इज इंटरप्रेटेड एज 0। ठीक है, आप जैसे हाई पावर्ड लेजर बीम जो है वो डिस्क पे सीडी ड्राइव पे डालते हैं तो आपकी एक पिट क्रिएट हो जाती है। लो पावर लेजर बीम टू रिट्रीव डाटा, और लो पावर लेजर बीम डालते हैं तो वो आपका डाटा रिट्रीव होता है, रिट्रीव का मतलब रीड होता है डिस्क पे, और हाई पावर्ड आप लाइट डालेंगे तो उससे डाटा राइट होगा। जब आपके पास डाटा एक स्पेस में सीडी के एक स्पेस पे राइट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पिटेड एरिया, दैट एरिया इज पिटेड, उस पर डाटा रीड हो चुका है और उसको हम 0 से इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स अब इस पर फर्दर और डाटा ऐड नहीं हो सकता। और जो स्मूथ अनपिटेड एरिया होता है 1, इट मीन्स कि इसमें हम फर्दर डाटा ऐड कर सकते हैं, ये स्पेस अभी एम्प्टी है। जब आपके पास स्पेस एम्प्टी नहीं होती तो हम उसको पिटेड एरिया कहते हैं। Then we have concepts of flash drive. Magnetic and optical device require physical motion to store and retrieve data which are slow. ठीक है, तभी वो टेक्निक हमारे पास क्या हो गई, अब बहुत ज्यादा बहुत कम यूज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिवाइस में जो है फिजिकल मोशन रिक्वायर्ड होता है, फिजिकली वो चीजें क्या होती हैं बैकएंड पे वर्क कर रही होती हैं, तभी जिसकी बेसिस पे डाटा को स्टोर और रिट्रीव करवाना थोड़ा स्लो होता है। फ्लैश मेमोरी पे क्या होता है, बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। फ्लैश मेमोरी जो होती है हमारे पास, वहां पे हमारे पास क्या होता है, डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में सेंड हो रहा होता है, जो कि फास्ट प्रोसेसिंग होती है, एंड डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम वेयर दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड इन टिनी चैम्बर्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, thus altering the characters of small electronic circuit। यानी कि आप थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जो है वो स्टोरेज मीडियम पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपका वो डाटा रीड हो जाता है या राइट हो जाता है आपकी ड्राइव पे। Good for offline storage, digital cameras, phone and PDAs are example of flash drives. PDAs means personal digital assistant, जिसको हम सेल फोन भी कह रहे हैं, या जो ऐसी एप्लीकेशन जो आपको सारी फंक्शनैलिटी आपके जो है वो गैजेट के फॉर्म में मिल रही है। डिजिटल कैमराज में भी फ्लैश ड्राइव वाली जो है वो यूज हो रहा होता है, और जो भी ऑफलाइन स्टोरेज है जैसे परमानेंट स्टोरेज के लिए आप रखना चाह रहे हैं आप उसको फ्लैश ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। फाइल, फाइल बेसिकली क्या है, अ यूनिट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मास स्टोरेज। अब जब हम डाटा किसी भी स्टोरेज मीडियम में रख रहे हैं, चाहे वो फ्लैश ड्राइव हो, सीडी हो, मैग्नेटिक डिस्क हो,
तो वो हम किसी ना किसी फॉर्मेट में रख रहे हैं. सो वो फॉर्मेट जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड फाइल. ठीक है, कोई भी फाइल हो सकती है किसी भी फॉर्मेट में. वर्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, आपके पास पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, किसी भी मीडियम में जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल. फाइल हैविंग फील्ड्स एंड की फील्ड्स. फील्ड्स मीन जहां डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, एंड की फील्ड्स. की फील्ड मीन्स प्राइमरी फील्ड्स जो यूनिकली डिफाइन करी हैं कि डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है. फिजिकल रिकॉर्ड वर्सेस लॉजिकल रिकॉर्ड. कि फिजिकल रिकॉर्ड कौन सा है आपके पास और लॉजिकल रिकॉर्ड कौन सा है. बफर, a memory area used for the temporary buffer क्या है? A memory area used for the temporary storage of data, usually as a step in transferring the data. अच्छा, यूजली होता क्या है जब हम किसी फाइल पे लिख रहे होते हैं, लेट सपोज हम नोटपैड की फाइल पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, या हमने डेटाबेस के लिए नोटपैड की फाइल यूज किया और उसको मुझे अपने प्रोग्राम में यूज करना है, विजुअल स्टूडियो और सी शार्प का प्रोग्राम है. ठीक है, तो वो जो फाइल डेटा फाइल में है वो मुझे अपने सी शार्प के प्रोग्राम में चाहिए. एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. तो वो आप फाइल का एक बफर एरिया ओपन होगा जहाँ पे वो सारी स्ट्रीम जो फाइल की है वो उस बफर में जाएगी और उस बफर के थ्रू आपकी एप्लीकेशन में व्यू होगी. सिमिलरली अगर मैं अपनी एप्लीकेशन से डेटा ले रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो डेटा मेरे पास फाइल में जाके स्टोर हो मेरी डेटाबेस में, तो उसके लिए क्या होगा, जो डेटा आप फाइल में लिखवा रहे होंगे वो फाइल को ओपन करेगा और आप एक बफर बना देगा, एक हेडर, एक ऐसा एरिया जिसमें वो पूरा डेटा जाके एक जगह स्टोर होगा और फिर उस बफर से आपकी फाइल में ट्रांसमिट होगा. सो बफर इज अ मेमोरी एरिया यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा. जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, तो वो डेटा मेमोरी के बफर एरिया में जाके स्टोर होता है, यानी कि डायरेक्ट आपकी उस फाइल पे जाके ओवरराइट नहीं होता, बल्कि मेमोरी के बफर एरिया पे स्टोर होता है और फिर उस बफर एरिया से वन बाय वन आपकी जो है वो एक्चुअल फाइल में डेटा स्टोर हो रहा होता है. सो दैट एरिया इज कॉल्ड बफर. टेक्स्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हर कैरेक्टर, लेटर, पंक्चुएशन एटसेट्रा इज असाइंड अ यूनिक बिट पैटर्न. हम जो कह रहे हैं कि हर नंबर, ये जो हमारा कीबोर्ड है, क्वालिटी कीबोर्ड जिसे हम कह रहे होते हैं, कीबोर्ड की हर की के पीछे एक उसको जो है वो नंबर गिवन है, एक डिजिट गिवन है, जिसकी बेसिस पे वो उसको आपका कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो वी हैव डिफरेंट इनकोडिंग पैटर्न. वो इनकोडिंग पैटर्न क्या हो सकते हैं? आस्की भी हो सकता है, यूनिकोड, एंड आईएसओ स्टैंडर्ड भी हो सकता है. आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. आस्की क्या कर रहा है? आपका 7 बिट पैटर्न यूज कर रहा है इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश के जो टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. 7 बिट्स आप निकाल लें, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स. 2 की पावर 7 बिट्स यूज कर रहा है, तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स आपके इस आस्की के अंदर आते हैं. लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो लेंथ है ये हमें छोटी लगी, क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट पंक्चुएशन, डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, तो हम कह रहे हैं कि 256 इज वेरी स्मॉल अमाउंट, हमारे पास रेंज बढ़नी चाहिए. तो फिर उसको बढ़ाने के लिए हमने यूनिकोड स्कीम यूज की. यूनिकोड स्कीम क्या कर रही है? यूजेस पैटर्न्स ऑफ 16 बिट्स टू रिप्रेजेंट द मेजर सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड. दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन सब के कैरेक्टर्स के जो सिंबल्स हैं वो सब इस 16 बिट मीन्स 2 की पावर 16, इसके डबल से भी थोड़ा ज्यादा. 2 की पावर 16 आप निकाल लें कितना होगा, 16 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी उतने सिंबल्स इस लैंग्वेज में स्टोर हो सकते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ कि अभी भी क्योंकि अब बहुत ज्यादा इमोजीज आ गए, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और हर लैंग्वेज के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर उसमें भी प्रॉब्लम आई कि 16 बिट इज स्टिल स्मॉलर.
ठीक है। सो हमारे पास ये हुआ कि 16 बिट इज स्टिल स्मॉलर, क्योंकि उसमें भी इतने ज्यादा वर्ड के सिंबल्स हैं, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड अब यूज हो रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट इमोजीज आ गए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं, डिफरेंट सिंबल्स आ गए, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन यूनिकोड में भी कम पड़ गई। तो फिर उसके लिए ISO स्टैंडर्ड यूज हुआ जो कि 32 बिट पैटर्न यूज कर रहा है टू रिप्रेजेंट मोस्ट सिंबल यूज इन लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड। इसमें हमारे पास बिलियन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। तो आप 2 की पावर 32 निकालने मतलब 32 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें, तो जो रेंज आएगी उसी रेंज के कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज में स्टोर हो रहे होते हैं।